वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, आज काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के सिलसिले में। और इस प्रोग्राम से हमारा जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि जो दिन भर की तमाम तर जो ख़बरें हम तक पहुंचती हैं और उन ख़बरों के मुतालिक जो अहमियत उनकी होती है उनके मुताबिक हम उन तमाम अहम ख़बरों को मौजूद बहस बनाएं और कोशिश करें कि उनकी डेप्थ में जाके उनको एनालाइज करें, उनको देखें कि क्या वो मामलात हैं जिनकी बुनियाद पे ये ख़बरें जो हैं वो इतनी अहमियत का जो है उनकी अहमियत इतनी कैसे बढ़ गई। अब कुछ ख़बरें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिनमें बड़ी एक क्विक हम बात करेंगे। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पिछले साल की निस्बत दिसंबर 2022 में तकरीबन 11.42 अरब डॉलर जो हैं वो कम हुए। यानी कि दिसंबर 2021 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो 23.88 अरब डॉलर थे वो कम होकर 2022 के दिसंबर में 11.42 अरब डॉलर रह गए। तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 12.46 बिलियन यूएस डॉलर्स की कमी वाक़या हुई है ज़र मुबादला के ज़खायर में, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक साल के दौरान। अब ये वो मामला है जिसके जो हमारी मईशत क्यों मुंजमद है उसका पहिया, ये काफ़ी हद तक इस बात की वजाहत भी करता है और ये हमें अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने की तमाम तर सलाहियतें रखता है। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी निगाहें, जिस तरह हमारे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं इधर उधर कोशिश करते हैं कि वो डिविएशंस क्रिएट करें और असल मामलात जो हैं, असल जो मसाइल हैं उनसे हमें बिल्कुल दूर रखें। तो हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम तर तवज्जो जो है वो उन्हीं मसाइल की तरफ हम ले जाएं और वो कोशिश करें कि आप लोगों को भी असल हकायक सामने लाने की हम कोशिश करते रहें। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, जिस तरह अभी मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में जो तकरीबन 12.88 अरब डॉलर की जिसमें कमी वाक़ई हुई है, सर ये इंडिकेट करता है जो पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो माशी सूरत हाल है उस तमाम तर मामले को वो बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन करता है। सर, वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे ये इतनी बड़ी जो है एक बिल्कुल नोज डाइव की एक सूरत, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप क्या समझते हैं वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पे ज़र मुबादला के ज़खायर पे इस कदर जो है वो उनका असर हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ज़र मुबादला में से जो 11 और समथिंग का इन्होंने जिक्र किया है इस 11.42 अरब डॉलर, ठीक है ना, उसमें से 5 अरब का तो खिसारा आप वो लगा लीजिए जो कि इमरान खान ने, आपको याद होगा कि तहरीक अदम एतमाद से पहले जो है वो 10 रुपए जो कि बढ़ाने थे यानी उसकी लेवी में, पेट्रोल की लेवी में और पेट्रोल की कीमत में, वो 10 रुपए अचानक कम करके 5 से 6 अरब रुपए का खिसारा जो है आपका खुद ब खुद जो है ना आपके अकाउंट में आ चुका था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर वो 5 और 6 अरब रुपए निकाल लें तो गोया के 8 अरब रुपए, अब 8 अरब रुपए जो है वो यानी मार्च से लेकर अब तक जो आपकी पेमेंट है जो कि किस्त की सूरत में पेमेंट है, सबसे अहम बात यह है इस वक्त कि उस पेमेंट में पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि ये लोग जो है वो यकीनन मुश्किल हालात में है और उस मुश्किल हालात के तकाजे जो है जो कि माजी के हैं और जिस माजी की हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी, जिसने गैर संजीदगी के साथ जो है ना माशी मामलात को जो है लिया या उसको संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश नहीं की, उसके रिपरकशन जो है वो आपकी मईशत पर आने ही आने थे। तो लिहाजा उस जो है असरात को रोकने के लिए
और सबसे अहम बात जो होती है ना राहिल, वो ये होती है कि जो आईएमएफ है जी और जो वर्ल्ड बैंक है या जो भी आप मुआहदे करते हैं आईएमएफ से, उनकी पेमेंट जो है ना वो रेगुलर होनी चाहिए। और अगर वो इरेगुलर हो जाती है तो आप डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव साइन है कि गो के बिल्कुल ठीक बात है कि 11 समथिंग रह गए, गोया कि 11 या 12 अरब का खसारा जी, जो है वो मजीद हो गया है। तकरीबन लेकिन 12 उसके साढ़े साथ 12 साथ ये अरब एक डॉलर्स। बात बहुत अहम है कि तमाम पेमेंट जो है ना शेड्यूल के मुताबिक और वक्त के मुताबिक हुई है। तो जी मैं ये समझता हूँ कि इसको ये गैन हो जाएगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर से पिछली गवर्नमेंट्स के जो इक़दामात हैं उनसे उनको मुंसलिक करना बहुत जरूरी है। ठीक। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि जो 2021 दिसंबर से लेकर जो पहली सेमाई खत्म होती है, यानी कि पहले जो सेमाई में जो नुकसान या जो डाउन साइड आई है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर की आई है, यानी कि तकरीबन हाफ ऑफ इट, यानी कि 12 साढ़े 12 अरब, 12.46 अरब डॉलर में से बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली सेमाई में ही 5 से 6 अरब के करीब का जो नुकसान हुआ था या जो कमी आई वाकया हुई थी वो पहले ही सेमाई में आ चुकी थी। और गालिबन ये अगर हम 8-9 माह पहले की अगर हम सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करें तो ये वही वक्त है जब खान साहब ने जो है अपनी वो हकीकी आज़ादी मार्च और उससे पहले जो पूरा बिल्टअप बनाया था, यानी कि बिल्कुल सही हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे डायरेक्टली हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोपोर्शनेट टू दैट इंसिडेंट और इवेंट जो कि हमारी मुआशी बदहाली का असल जो है वो मेंबर है या उसका फ्यूकल पॉइंट है। तो सर आप देखिए वही आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, मैं उसी से मदद लूंगा कि देखिए रिवेंज जो है ना जी वो सियासी तौर से तो रिवेंज चलता है, जी जी लेकिन रिवेंज जो है ना मुल्क की इकोनॉमी से रिवेंज नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल तो हमारे इमरान खान साहब ने मुल्क की इकोनॉमी से रिवेंज की तरफ गए हैं। गोया कि पॉलिटिकल डिफरेंस से ज्यादा वो इकोनॉमिकल डाउनफॉल की तरफ जो है ना मुल्क को लेके गए, जो कि बहुत बड़ा एक सानिया नहीं है सिर्फ, बल्कि एक जुर्म है। ठीक तो इस जुर्म का खमियाजा जो है उन 8-9 माह से ये मुसलसल हुकूमत भुगत रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये खसारा अपनी जगह पर है, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अहमियत से हमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी वजह से बढ़ा है और महंगाई भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। सर आवाज, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप ये बात जो है थोड़ी सी रिपीट कीजिएगा। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं नहीं रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है। जी बेहतर। अगर 8-9 माह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो किसने डिस्टर्ब की है, बिल्कुल ठीक। ये है अहम सवाल। सर बिल्कुल ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आया वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि हुकूमतें जो हैं वो ये खमियाजा भुगत रही हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये गुज़िश्ता हुकूमत का खमियाजा जो है उनकी पॉलिसी, लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग का, एंड देन उनकी सियासी बसीरत के ना होने का या उनकी कमज़ोरी का जो है ये गवर्नमेंट जो है ये खमियाजा भुगत रही है। लेकिन सर जो असल खमियाजा भुगत रही है वो तो पाकिस्तान की अवाम है, आप और मैं। हम लोगों की जिम्मेदारी किसकी है सर? इस गवर्नमेंट की भी नहीं है, पिछली गवर्नमेंट की भी नहीं थी, तो आने वाली गवर्नमेंट की भी मुझे नहीं लगता कि होगी। तो वो सर उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? ये जिम्मेदारी इसी गवर्नमेंट की है। ये इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसलिए है कि दे आर इन पावर, और जो पावर में होता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अब इनको जो है ना ये जिम्मेदारी जो है ना वो सस्टेन करना, देखिए सस्टेन जब होगी ये जिम्मेदारी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए जो है ना इमरान खान और पीटीआई तैयार नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ा इसमें ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को हमारी आवाम को समझना चाहिए, हमारे सियासी दोस्तों को समझना चाहिए, और हमारे इकोनॉमिक
के जो है ना जो भी माहिरीन है उनको इस बात को समझना चाहिए कि सर आपने इकोनॉमिक माहिरीन की बात की, माजरत के साथ सर मैं आपकी बात जो है वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने भी सियासी माहिरीन की बात की, हमारे सियासी माहिरीन जो हैं उनका भी अगर हम समराइज़ करें इस वक्त की जो उनकी भी कारकर्दगी है, तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जो हमारे गुज़िश्ता वज़ीर ख़जाना रहे, और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, अपने कल के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे थे और यही ज़ेर बहस था कि उनकी आपस में जो चपकलिश है जो ज़ाती तौर पे है, उनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानात एक के बारे में आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़ी जो है होशरुबा किस्म के जो हैं वो इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि डार साहब जो हैं वो पार्टी में किसी और को इस वजारत के ऊपर नहीं देख सकते। उन्होंने मेरी हुकूमत के दौरान यानी कि मेरे टेन्योर के दौरान जब वो वजीर ख़जाना थे उस वक्त भी उनके खिलाफ साजिशें की और उनको बाकायदा उन्होंने नाम लेकर कहा कि उनको मलाइन किया। तो सर ये हमारे जो इकोनॉमिक जो जिनको हम कहें कि बहुत बड़े चीते हैं या जो इस वक्त ऑल इन ऑल हैं, इस वक्त वजीर ख़जाना है, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी हमारे सामने है सर। तो इस वक्त आप बताइए कि क्या वो सूरत हाल है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पहले पता, कल तक से पहले यही हमारे डार साहब जो है उससे पहले वो हमें लग रहा था। देखिए इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मफ्ता इस्माइल में और इसहाक डार में फर्क यह है कि मफ्ता इस्माइल जो है ना बुनियादी तौर से बात मफ्ता इस्माइल की दुरुस्त है कि जब तक पाकिस्तान के उन अफराद पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो कि इलीगल क्लास है, उस वक्त तक जो है ना आपके इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि क्या ये जो यानी जिसको कहना चाहिए ना एक ख्वाहिश का होना अलग बात है, ग्राउंड कंडीशन अलग बात है जी। मफ्ता इस्माइल की ख्वाहिशात बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन बात यह है कि मफ्ता इस्माइल जो है वो ग्राउंड कंडीशन को जो है ना मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, या ये कि वो ये कह रहे हैं कि ये हो जाए और ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। भैया यहाँ तो ये सूरत हाल है मेरे राहिल साहब कि गवर्नमेंट कहती है कि 8 बजे सुबह दुकान खोलो और 8 बजे बंद करो, तो आपका जो है वो यानी कारोबारी सेक्टर जो है ना वो काबू में नहीं आता, वो अपनी मनमानी करता है। सर तो यहाँ पे देखिए क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सिर्फ एक पॉलिसी वज़ा करके उनके ऊपर सादर कर दी गई। अब अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जो सदर हैं उनकी तरफ से जो ये रिटेलिएशन आई इसी पॉलिसी के ऊपर के 8 बजे दुकानें 8:30 बजे बंद कर दें, तो सर वो जो ताजिर तबका है जो डायरेक्ट इफेक्टी है उनको जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे इस पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में, तो सर वो कैसे आप कंप्लायंस कैसे लेंगे, आप उनसे कैसे उनको ये करवाएंगे? देखिए राहिल इसमें थोड़ा सा मेरा वो रिजर्वेशन है जी। बात यह है कि डायरेक्ट जो है ना इफेक्टिव जो है ना ताजिर है ही नहीं। ठीक, ये ताजिर जो है वो पाकिस्तान के ताजिर मुख्तलिफ सिमतों से चलते हैं, ये मुझे भी पता है, सबको पता है कि कहां से उनकी डोरें हिलती हैं। बात यह है कि आप ताजिरों से ये पूछिए कि आपको 8 बजे सुबह दुकान खोलने में उज़र क्या है और 8 बजे रात को बंद करने में उज़र क्या है। सर इसमें मैं अगर ऐड कर सकूं, सर मुझे मौका दीजिए, सर मुझे मौका दीजिए, खोलेंगे अब आप खरीदारी, सर मुझे मौका दीजिए। हमारी पूरी कौम बशमूल माई सेल्फ इंक्लूडिंग माई सेल्फ सर, अगर देखिए सुबह 8 बजे कौन जो है आप में से हम सब में से कौन जो है बाजार खरीदो फरोख्त के लिए अर्ली मॉर्निंग या इवन नून तक, दोपहर तक नहीं सपहर तक भी कौन जाता है। हमारा जो ओवरऑल जो कल्चर है हमारे माशरे में, जो मेजॉरिटी का कल्चर है, जो बायर्स हैं, जो इस वक्त जो कंज्यूमर्स हैं सर, वो तो शाम से पहले अपने घरों से नहीं निकलते, ये हमारा कलेक्टिव एक बिहेवियर है। तो सर उसमें तो वो बड़े क्लियर हैं कि अगर वो सुबह 8 बजे दुकानें खोलेंगे तो उनके पास तो वो मौजूद नहीं है वो ग्राहक। बिहेवियर बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कलेक्टिव बिहेवियर चेंज कैसे होगा, उसको चेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। और जब अगर कदम उठाते हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे या राहिल को जब जरूरत पड़ती है तो हम जो है ना मार्केट जाते हैं, तो जब हमें ये पता होगा कि मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगी तो हम उस 8 बजे से पहले अपनी जरूरियात का
खुद ब खुद ख्याल करके खरीदारी कर लेंगे। ठीक। सिंपल इज दैट। ठीक ठीक है, वेल टेकन सर। सर लेकिन एक और बात भी, अभी इसी नुक्ता नज़र से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि इस वक्त बेशक जो ताजिर तबका है उनकी तरफ से जो है वो एक डिसएग्रीमेंट और बहुत ही उनके अंदर एक तजब्जुब पाया जाता है इस पॉलिसी को लेके। और दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट साइड की बात करें तो उन्होंने बड़ा वज़ा कर दिया, इसको बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी ये हमारे जो हैं दफातर भी जो हैं उनकी भी टाइमिंग प्लस उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं उनके हवाले से भी कुछ जो है वो रद्दोबदल की उन्होंने इंडिकेशंस दिए। फिर सोलर एनर्जी पे जो है वो ज़्यादा इन्हिसार करना या जो रिन्यूएबल या जो अल्टरनेट एनर्जी है उसके ऊपर भी जो है वो बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो हमने सुने। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है कुछ बड़े डायरेक्ट प्लान्स का जो है अंदिया दिया है। अब अगर हम बात करें सर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आज हम इस सर्दी के मौसम में भी अगर बैठे हैं तो लाहौर के बड़े एक ऐसे इलाके में बैठे हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के दिन भी बिजली जो है वो जारी है, लोड शेडिंग आज भी मौजूद है। सर ये कौन मेक श्योर करेगा फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी? अभी तो एनर्जी क्राइसिस का वो मौसम भी नहीं आया, अभी तो हम सर्दी में बैठे बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने बहुत अहम बात की और मैं इसका मुख्तसर जवाब दूं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। ओके। जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो 2 कदम पीछे किए जाते हैं। बात यह है कि जो कंट्री अगर गवर्नमेंट की मकसद एनर्जी सेक्टर में कंज्यूम करने की जो पॉलिसी है या उसको बचाने की जो पॉलिसी है उससे अगर 7 अरब 8 अरब या 23 अरब या 50 अरब रुपए का फायदा हो रहा है तो ताजिर जो है ना वो फायदा क्यों नहीं करने दे रहे? ये मेरा सवाल है कि ये ताजिर उस फायदे में उस तवानाई के बहरान से निपटने में हुकूमत की जो है मदद क्यों नहीं कर रहे? ठीक। भाई क्या वजह है? आप मुझे बताएं ना, अगर हुकूमत पाकिस्तान को 50 अरब रुपया बचेगा तो वो 50 अरब रुपया मेरे और आपके बच्चों के या उनके तरक्कियात के मामला पर। सर हमारे वजीर दिफा ख्वाजा साहब के बकौल वो $62 बिलियन और रुपीज है, सॉरी 62 अरब रुपए बचेंगे। चलिए $2 मिलियन हो जाए सर, 62 बिलियन 62 अरब बच तो रही है ना, तो उसमें रुकावट पैदा करने वाले अनासिर जो है ना वो क्या दुरुस्त है या ना दुरुस्त है, इसका फैसला अब आपको करना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा सर, ये तो हमने एक रुख जो है उस पर थोड़ी सी कोशिश की कि हम बहस करें। एक और बड़ा अहम जो है बयान जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि हम बात करें और वो किस हवाले से है, वो पाकिस्तान की जो एक बड़ी एंटिटी है जो कि सियासी एंटिटी जिसकी हम बात करें, जो हकीकत है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि जल्दी इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो ताखीर यानी कि इलेक्शन में ताखीर की भी हम मुखालफत करेंगे। बिल्कुल सही। अब ये स्टेटमेंट जो है बड़ी क्लैरिटी है कि हम डिले भी नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है कि जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि जो वक्त पे इलेक्शंस हैं वो बर वक्त हों। लेकिन बाकी मामला आपको क्या लगता है कि बर वक्त इलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं? हाँ नहीं, बर वक्त इलेक्शन मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अब नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो तो सर्कमस्टांसेस बताएंगे, हालात बताएंगे। लेकिन सर हालात तो हमारे सामने है सर, कोई ऐसी सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही। बात है देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो ये हम पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि वक्त से पहले असेंबली की तहरीर को हम क्यों बुरा कहते हैं या हम क्यों गलत कहते हैं। इसलिए हम गलत कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि 5 साल का जब टेन्योर दिया गया है आइन में तो वो टेन्योर पूरा होना चाहिए, उससे पहले असेंबली खत्म नहीं होनी चाहिए। ये आप जब असेंबली को तहरीर करने का बात करते हैं तो गोया कि आप इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की एक कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक। तो बिलावल का ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि उसूली तौर से दुरुस्त है कि वक्त से न पहले होनी चाहिए न वक्त के बाद होने चाहिए और वक्त पर ही इंतखाबात होने चाहिए। जो सर मेरा सवाल जो था आइन में, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सर बेशक बिल्कुल ये बात बिल्कुल 100%, मैं भी प्रो डेमोक्रेसी हूँ और ये वक्त पे इलेक्शंस के जाहिर है हम सभी जो है वो हामी हैं। लेकिन सर वक्त पर इलेक्शंस, मेरा सवाल जो था वो थोड़ा सा इसलिए रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान था
कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है, क्या हम इस सूरत हाल में जब IMF हमें देख रहा है और हम IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए 70 रुपए फी लीटर लेवी से 100 रुपए फी लीटर ले जाने के लिए हम वी आर बाउंड टू डू दैट, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो तमाम तर प्लान्स कर चुकी है। अब इस सूरत हाल में जो अरबों का एक बजट है जो कि इस इलेक्शन के ऊपर जो खर्च होना है सर, वो कहां से आएगा? देखिए उसमें अब आ रहा है आपका सवाल। बात ये है कि ये 8 से 9 माह में ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं, अगर ये प्लान 8 से 9 माह में नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता कि इनको इस बात का इख्तियार है कि ये जो है वो इलेक्शन को डिले करें। इनको फौरी तौर से वक्त पर इलेक्शन करवा के और जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, जो भी अवाम चाहे उसको उस गवर्नमेंट को इख्तियार हवाले कर देना चाहिए ताकि वो आके अपने फैसले करे और इस जनता से और इस ट्रॉमा से जो है ना इकोनॉमिकल ट्रॉमा से जो है हुकूमत को निकाले, आवाम को निकाले, मुल्क को निकाले। ठीक सर, वो मेरा क्योंकि मैंने अब इसको थोड़ा सा और प्रोब इसलिए करूंगा कि अभी गुज़िश्ता चंद रोज पहले वफाकी वजीर बराए खजाना साहिबा ने एक स्टेटमेंट के जरिए बताया कि मुल्क को डिफॉल्ट होने की कोई खतरात नहीं है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया से 3 अरब डॉलर की जो है इमदाद की बात जारी है और साथ ही 3 अरब डॉलर के करीब की जो रकम है वो हमारे सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर और सबसे वो हिमालय की पहाड़ियों से भी ऊंचा जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, चाइना, उनके साथ भी 3 अरब डॉलर की जो है वो जो इमदाद है वो बड़ी एक्सपेक्टेड है। तो वो 3 + 3 काफ़ी अच्छी खासी रकम हो जाएगी। अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास शायद आ पाएगा और मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। लेकिन सर ये जो सारे के सारे हमारे जो अच्छे दोस्त हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया हो गया, हमारे भाई, हमारा मालिक ब्रदर मुल्क है, इसी तरह चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा खैर ख्वाह है, ये हमें जब इमदाद देते हैं सर, तो हम उस इमदाद को जिस काम के लिए लेते हैं, अगर हम वहाँ की बजाय कहीं और खर्च करें तो सर अगली बार हम नहीं ले पाएंगे। अगर हम वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो सर कैसे पॉसिबल होगा कि हम इन फ्यूचर हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको किस तरह मेक श्योर करेंगे? देखिए रायल, इसको रिलेटेड टर्म में देखें जी। सऊदी अरब या चाइना जो आपको कर्जा देंगे वो इस बुनियाद पर देंगे कि आप IMF के टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। जब आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं अभी तक, तो आपके लिए 6 अरब या 7 अरब या 8 अरब रुपया मकसद डॉलर जो है वो इमदाद आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इमदाद उस पर्पस में, जिस पर्पस के लिए वो आई है, और अगर ये हुकूमत उस पर्पस में नहीं सर्व करती तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत फिर नाअहल ही कहलाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कहलाएगी। बेशक। ठीक सर, एक लास्ट हम प्रोग्राम का जो हम आखिरी वक्त की तरफ जा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम का वक्त जो तकरीबन अपने ख़त्म की तरफ है, तो एक सवाल एक बहुत बड़े बुनियादी जो सवाल हमारे जहन में उठा वो परवेज़ इलाही साहब की इस वक्त जो पंजाब में जो सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा जी कि पंजाब जो है वो PTI जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयानात जो है उससे गुरेज करे और एतमाद का वोट लेने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ख़त ही नहीं मानते जो गवर्नर पंजाब ने लिखा। और एतमाद का वोट लेने का मतलब ये होगा कि हम गवर्नर साहब की जो उस खत की जो वक़्त है उसको हम क्या कहते हैं इंश्योर कर रहे होंगे। तो सर इस वक्त ये भी हमारे सामने आ गया, जिस तरह PTI बहुत ज़्यादा तकिया किए हुई थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी ऑन परवेज़ इलाही साहब हेयर इन पंजाब, तो वो तो बड़ी क्लियर एक डिवाइड दोनों में पाई जाती है। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पे भी जो हालात हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है उस एरिया में, वो भी किसी तौर भी कोई ऐसे एडवेंचर का जहाँ पे आप असम्बलियाँ तहलील करते हैं जबकि वहाँ पहले ही बहुत अनरेस्ट मौजूद है। आप क्या समझते हैं ये खान साहब के लिए जो ये इस वक्त एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान कि वो दोनों इन असम्बलियों को तहलील कर दें, किस हद तक पॉसिबल है? देखिए इमरान खान साहब के लिए तो असेंबली तहलील करना पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं, तो ये परवेज इलाही साहब जो है ना ये सहारा ले रहे हैं गवर्नर के वो इक़दाम का या गवर्नर के एतमाद देने के हवाले से।
लेकिन बात यह है कि 3 दिन से 4 से 5 जो है ना पीटीआई के अरकान और एक मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो है ना रुकन जो खातून है, वो 4 से 5 अफराद तो टीवी पर आके अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम परवेज राय को किसी सूरत में वोट नहीं देंगे। तो परवेज राय असल में अपनी शिकस्त से बचने के लिए गवर्नर के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का बहाना तलाश रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का गवर्नर के, वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो आईनी है वो कदम या गैर आईनी है। ये डिसाइड जो है ना परवेज राय नहीं करेंगे। परवेज राय अपने शिकस्त को देखते हुए वो इस बहाने तराशते हुए, और अगर ये बचना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये परवेज राय की खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन उनको उनकी शिकस्त से या उनकी पॉलिटिकल जो एंटिटी बनी हुई है उससे डिग्रेड करने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम वो तमाम तर जो सूरत हाल है, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी की हो, चाहे वो मुल्क की सियासत की हो, दोनों हवालों से जो पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सामना है, उस हवाले से क्या वो इंडिकेटर्स हैं, क्या वो मामलात हैं जिनकी बुनियाद पे ये तमाम तर अनरेस्ट, ये तमाम तर ये इस्तेहकाम की गैर मौजूदगी जो है ये क्यों वाक़ई पजीर है, हम इन पे बात करें। हम कोशिश करें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो हमारे लीडरान हैं वो हमारी बात सुन के शायद हमारे मुस्तकबिल के बारे में, हमारे आने वाले कल के बारे में सोचें, और शायद वो वक्त करीब आए कि जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी और माशी दोनों तौर पे, दोनों सूरतों में इस्तेहकाम जो है वो हमारी मंजिल हो। तब कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।